अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लेट्स डिस्कस एमसीक्यूज ऑफ सीएनएस पैथोलॉजी। मैं ट्राई करूंगी आपको इन वीडियोस के अंदर सारा सीएनएस की जो पैथो के जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं सारे रिवाइज करवा दूं, ताकि एक मोटी मोटी जो भी हर टॉपिक से रिलेटेड बातें हैं वो आप लोगों की फिंगर टिप्स पे आ जाए और आप लोगों को सिनेरियो को डायग्नोज करने में और एमसीक्यूज में हेल्प हो। और ये वही वाली चीज़ें होती हैं जो मैं इक्वल वाइवा में भी काफ़ी हेल्प कर रही होती हैं। हमारा ना सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो मेनिंजाइटिस है। अब मेनिंजाइटिस सबसे पहले मैं आप लोगों को ये इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये एससीक्यूज के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एससीक्यू भी आता है, एमसीक्यूज भी आता है। मैं आपको 6-7 जरा इसके पॉइंट करवाती हूँ। मेनिंजाइटिस के पहले मेनिंजाइटिस में ना एमसीक्यूज किस तरीके से आता है वो ना इसके ना इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है और जो नोट करने वाली ये है कि हर एज ग्रुप को ना अलग जो बैक्टीरिया ना वो हिट करता है और वही बैक्टीरिया जो ना वो हमारे एमसीक्यूज में आ रहे होते हैं। पहले आते हैं नंबर 1 पे हमारे पास वो पूछते हैं नियोनेट्स कि नियोनेट्स के अंदर बैक्टीरिया कौन सा और नियोनेट्स के अंदर मेनिंजाइटिस कौन सा बैक्टीरिया कॉज करवाता है। तो नियोनेट्स के अंदर हमारे पास 2 बैक्टीरिया आते हैं। एक आता है हमारे पास ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई प्लस ई कोलाई। नियोनेट्स के अंदर हमारे पास ये 2 बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस कॉज करा रहे होते हैं। सेकंड में फिर हमारे पास जो एज ग्रुप आता है वो आता है हमारे पास अडल्ट्स, एडोलेसेंट्स और अडल्ट्स। ये आप लोगों की एज के जो होते हैं अर्ली 20s वाले ना। तो अडल्ट्स में एडोलेसेंट्स में हमारे पास जो करवा रहा होता है वो निसेरिया मेनिंजाइटिस होता है। निसेरिया मेनिंजाइटिस होता है। अब देखो न्यूनेट्स में अलग था, अडल्ट्स में अलग था। नंबर 3 जो कैटेगरी आ जाती है वो आ जाती है फिर ओल्ड एज में कौन सा बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस कॉज करवाता है। तो वो होता है लिस्टेरियम मोनोसाइटोजीन्स, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स। और इसके अलावा एक और होता है स्ट्रेप नमूनी। ये 2 मिलके जो है वो ओल्ड एज में नमूनिया कॉज करा रहे होते हैं। अब इसमें ना मेनिंजाइटिस के अंदर ना आप लोगों को ना एक सीएसएफ का ना टेबल मिलेगा। वो सीएसएफ का टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ना उसमें ना सीएसएफ के टेबल्स में ना बेसिकली फाइंडिंग याद करनी है कि अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगा तो सीएसएफ फाइंडिंग में हमें क्या मिलेगा, वायरल होगा मेनिंजाइटिस तो हमें क्या मिलेगा, और ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस होगा तो हमें सीएसएफ फाइंडिंग में क्या मिलेगा। अब आप लोगों ने वो टेबल अच्छे तरीके से करना है क्योंकि वहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को जो 2-3 इंपॉर्टेंट बातें वो बताती हूँ। जो हमारे पास पहले आप लोगों ने नोट करना है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। अब जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की फाइंडिंग होती है ना, इसके अंदर क्या होता है कि बैक्टीरिया है ना, तो बैक्टीरिया इसका मतलब न्यूट्रोफिल ज़्यादा होंगे। इसमें न्यूट्रोफिल्स हमारे पास होते हैं ज़्यादा। बेसिकली ना आप लोगों ने प्रोटीन्स का और ग्लूकोज का नोट करना होता है कि किस बैक्टीरिया में प्रोटीन ज़्यादा है, किस बैक्टीरिया में ग्लूकोज ज़्यादा है या कम है, या न्यूट्रोफिल्स या लिम्फोसाइट्स कम ज़्यादा है। तो आप लोगों को सिनेरियो में भी ना उन्होंने ये 3 चीज़ें दी होती हैं और आप लोगों ने इसी से अपना सिनेरियो डायग्नोस करना होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि प्रोटीन की और ग्लूकोज की नॉर्मल वैल्यूज जो याद कर लेनी है। शायद वो सिनेरियो में दें या ना दें, लेकिन आप लोगों ने कर लेनी। बाकी न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स ज़्यादा हैं या कम है ये आपको सिनेरियो से पता चल जाएगा। अब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में हमारे पास न्यूट्रोफिल ज़्यादा होते हैं, हमारे पास प्रोटीन्स भी ज़्यादा होती है और हमारे पास ग्लूकोज भी ज़्यादा होता है। फिर बात करते हैं हम लोग एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस एन एग्जाम्पल ऑफ वायरल मेनिंजाइटिस। तो वायरल मेनिंजाइटिस की अगर हम लोग बात करें, अगर वायरल मेनिंजाइटिस भी एक ही बात है, इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें ना हमारे पास लिम्फोसाइट ज़्यादा होते हैं और हमारे पास जो प्रोटीन्स होती है ना वो भी ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो ग्लूकोज होता है ना वो हमारे पास नॉर्मल होता है। अब देखो इसमें ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, इसमें ग्लूकोज नॉर्मल हो गया, और बैक्टीरियल में न्यूट्रोफिल ज़्यादा है और वायरल में हमारे पास लिम्फोसाइट ज़्यादा है। एक और की बात करते हैं इसकी, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस की ना। अब ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में क्या होता है, इसमें लिम्फोसाइट्स भी ज़्यादा होते हैं, इसमें ये न्यूट्रोफिल्स भी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इसमें जो प्रोटीन्स होती है ना ये भी ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो ग्लूकोज होता है ना कभी कभी वो ज़्यादा वो कम होता है, या ग्लूकोज कम होगा या हमारे पास नॉर्मल होगा। जब हमारे पास ग्लूकोज कम होगा या नॉर्मल होगा, प्रोटीन ज़्यादा होंगी, न्यूट्रोफिल्स भी ज़्यादा होंगे, लिम्फोसाइट भी ज़्यादा होंगे, तो हमारा डायग्नोस बनेगा ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। सो इस तरीके से जो सीएसए वाला टेबल आप लोग पढ़ोगे आपको और भी मेनिंजाइटिस मिलेंगे। आप लोगों ने उसकी जो फाइंडिंग्स जो है वो देख लेनी है। इसके अलावा एक ही एमसीक्यूज आता है कि एक्यूट एंड क्रॉनिक मेनिंजाइटिस की ना कॉज क्या क्या होती है। सिंपल, जो एक्यूट मेनिंजाइटिस होते हैं ना इनकी कॉज होते हैं बैक्टीरिया एंड वायरसेस, और जो क्रॉनिक मेनिंजाइटिस होते हैं इनकी कॉज में आता है हमारे पास फंगल इन्फेक्शंस। तो एक जनरल सा रूल होता है कि जब भी हमारे पास मेनिंजाइटिस एक्यूट है तो उसकी कॉज या तो बैक्टीरिया होंगे या वायरसेस होंगे, और अगर मेनिंजाइटिस क्रॉनिक है तो उसकी कॉज हमेशा फंगल इन्फेक्शन होती है। बैक्टीरिया वाइज तो हम लोगों ने ना इसको मेनिंजाइटिस को ना कर लिया डिफरेंशिएट कि किस में कौन सा था। अब ना मैं आप लोगों को ना 2-3 बातें ना बताती हूँ वाइवा के लिहाज से ना। पहली बात कि जो हमारे पास ये होता है मेनिंजाइटिस होता है ना, आप लोग एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज मेनिंजाइटिस, तो आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन में बताना है कि डिफ्यूज्ड और जनरलाइज्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ लेप्टोमेनिंजिस। अब आप लोगों ने सिर्फ मेनिंजिस कह के ना जान नहीं छुड़वा लेनी, आपने उसको बोलना है कि डिफ्यूज और जनरलाइज्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ लेप्टोमेनिंजिस। फिर वो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज लेप्टोमेनिंजिस। फिर आप लोगों ने लेप्टोमेनिंजिस जब बोलना है तो उसमें 3 चीज़ों के नाम लेने हैं। एक आप लोगों ने कहना है पाया मैटर प्लस एराकिनॉइड मैटर प्लस सीएसएफ इन सब एराकिनॉइड मैटर, सीएसएफ इन सब एराकिनॉइड मैटर। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर ना बनाती हैं हमारे पास लेप्टोमेनिंजिस। क्या क्या है,
एक पाया मैटर, एराकोनाइड मैटर एंड CSF इन सब एराकोनाइड मैटर नहीं, सब एराकोनाइड स्पेस, सब एराकोनाइड स्पेस के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है CSF। तो ये चीज़ें मिलकर हमारे पास बनाती है लेप्टोमेनिंजेस। फिर वो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज पैची मेनिंजाइटिस। तो पैची मेनिंजाइटिस क्या होता है कि स्पेसिफिकली इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है ड्यूरा मैटर की। देखो यहाँ तो एक तरह से सारे मेनिंजेस इन्वॉल्व है ना, लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ ड्यूरा मैटर की इन्फ्लेमेशन होगी तो हम लोग उसको बोलते हैं पैची मेनिंजाइटिस। फिर एक इसमें से ये MCQ आता है कि एक्यूट पैथोजेनिक मेनिंजाइटिस सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन यही होता है, 90% मोस्ट ऑफ द केसेस यही हो रहा होता है। मेरे प्रॉफ में भी यही आया हुआ था। फिर जिसका थर्ड पॉइंट वो पूछता है कि व्हाट इज एनकेफेलाइटिस। तो आप लोगों ने ना बताना होता है कि ये बेसिकली जो ब्रेन के पेरेन्काइमा होते हैं ना उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो आप लोग उसको कहोगे कि जनरलाइज एंड डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन पेरेन्काइमा, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन पेरेन्काइमा। अब कितना फर्क आ गया है ना इन सब डेफिनेशंस के अंदर। और बेसिकली हमारे एग्जामिनर हमसे यही सुनना चाह रहा होता है कि हमें डिफरेंस आता है या नहीं आता, तो हम लोग इससे याद कर लेंगे। अच्छा, ये इनकेफेलाइटिस की ना आप लोगों ने हिस्टोलॉजिकल फीचर्स को ना MNI से याद करना है। जो वायरल इनकेफेलाइटिस है ना, इसके जो हमारे पास हैं हिस्टोलॉजिकल फीचर है इसकी मॉर्फोलॉजी में, अब इसके लिए मैंने निमोनिक बनाया होता है MNI। अब M4 क्या होता है? M4 होता है हमारे पास माइक्रोग्लायल सेल्स। लेट्स चेंज द मार्कर टू डिफरेंशिएट। M4 होता है हमारे पास M4 माइक्रोग्लायल नोड्यूल्स होते हैं हमें, ठीक है। N4 आ जाता है हमारे पास न्यूट्रोनोफेजिया, न्यूरोनोफेजिया। और I4 आते हैं हमारे पास इनफिल्ट्रेट्स। तो वो आपसे साथ ही पूछ सकता है कि व्हाट इज इनकेफेलाइटिस और इसके ना कौन से 3 हिस्टोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, इसकी मॉर्फोलॉजी में क्या आता है। तो आप लोग उसको फौरन बताओगे कि M4 माइक्रोग्लायल नोड्यूल, N4 ये नहीं बताना कि M4 ये MNI तो निमोनिक है ना, आपने अपने दिमाग में याद रखना, उसको सीक्वेंस से बताना है कि न्यूरोनोफेजिया और इनफिल्ट्रेट्स। अच्छा, अब एक बात याद रखनी है कि जो हमारे पास हर्पीज वायरस होता है ना, हर्पीज इनकेफेलाइटिस होता है, उसके अंदर हमें काउडरी टाइप A बॉडीज मिलती हैं। ये MCQs है। और रेबीज वाला बस 95% केस। हम लोग ना आ जाते हैं अपनी ना डिजीज ऑफ माइलिन के ऊपर। पहले मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस MS, आपको ना वो क्वेश्चन MS के नेम से भी दे सकता है। एक तो ये कि ना ये हमारे पास रिलैप्सिंग रेमिटिंग जो है वो सिंड्रोम होता है। तो MCQs में आ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलैप्सिंग रेमिटिंग सिंड्रोम, मतलब रुक जाता है और फिर शुरू हो जाता है। तो वो कौन सा होता है हमारे पास? वो होता है हमारे पास MS यानी मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसके अंदर आप लोगों ने ना 2 डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट का वो 2 होते हैं। एक होता है हमारे पास एक्टिव प्लैक्स और एक होता है हमारे पास इनएक्टिव प्लैक्स। नंबर 1 इज एक्टिव प्लैक्स एंड नंबर 2 इज इनएक्टिव प्लैक्स। अब इन दोनों की डेफिनेशन आप लोग को आनी चाहिए। एक्टिव प्लैक्स क्या होते हैं कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स डिस्ट्रॉइंग माइलिन, ठीक है, यानी माइलिन जो डेब्रिस होता है उसको बोलते हैं एक्टिव प्लैक्स। और इनएक्टिव प्लैक्स होता है हमारे पास इन्फ्लेमेशन इसमें डिसअपेयर हो जाती है और एस्ट्रोसाइट प्रोलिफरेशन हो जाती है और हमारे पास ग्लायोसिस होता है। यानी एक्टिव में हमारे पास क्या होता है कि माइलिन डेब्रिस होता है और इनएक्टिव के अंदर इन्फ्लेमेशन जो है डिसअपेयर हो जाती है और एस्ट्रोसाइट प्रोलिफरेशन और ग्लायोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। ये 2 बातें हम ले देंगे अपनी मॉर्फोलॉजी के अंदर। पहले एक्टिव प्लैक्स बनता है, वो एक्टिव प्लैक्स जो होते हैं वो इनएक्टिव प्लैक्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ये बात आप लोग याद रखना। अच्छा, इसमें ना जल्दी से मैं आप लोग को बता देती हूँ कि इसमें ना हमारे पास एक ट्राइएड बनता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर, और वो ये ट्राइएड ये होता है हमारे पास। चलो इसको ऐसे कर लेते हैं। एक हमारे पास इसमें निस्टैगमस मिलता है, इसके अलावा इंटेंशन ट्रेमर मिलते हैं और हमारे पास डिसार्थरिया मिलता है। डिसार्थरिया जो जहाँ कहीं भी आप लोग ये 3 सिम्टम्स देखोगे ना कि निस्टैगमस, इंटेंशनल ट्रेमर, डिसार्थरिया, तो ये आप लोग को मल्टीपल स्क्लेरोसिस की डायग्नोस की तरफ ले जाएगा। अच्छा, इसमें एक और जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है ना, ये हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 रिएक्शन है। ये लोग आप लोग इसके साथ ही मेंशन कर लेना कि हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अच्छा, इसके ग्रॉस में आप लोग ये लिख सकते हो कि ग्लासी अपेयरिंग ग्रे कलर्ड प्लैक्स होते हैं इन वाइट मैटर के अंदर। इसकी ग्रॉस अपेयरेंस में हमें क्या मिलता है? हमें ग्लासी ग्रे कलर्ड प्लैक्स मिलते हैं इन वाइट मैटर। एक ग्रे मैटर होता है और एक वाइट मैटर होता है, तो ये हमारे पास मिलते हैं वाइट मैटर के अंदर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज। इसमें ना बेसिकली हमारे न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं और आप लोगों ने रॉबिन्स का ना 23.3 जो टेबल है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से कर लेना। इसके आप लोगों ने क्लिनिकल पैटर्न्स करने और प्रोटीन्स जो इन्वॉल्व होती हैं वो कर लेना। ये दोनों MCQs मतलब टेबल 23.3 हम लोग कर लेंगे MCQs के लिए अपना सारा तैयार। अब आ जाते हैं पहले हम लोग अल्जाइमर डिजीज़ के ऊपर। अब अल्जाइमर डिजीज़ के मैं आप लोगों को पॉइंट्स बताती हूँ। पहले ये कि इसके क्लिनिकल फीचर्स में हमें क्या मिलता है। एक तो हमें पेशेंट इज प्रेजेंटेड विद डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, डिमेंशिया मिलता है। इसके अलावा हमारे पास कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स होती हैं, मतलब बातें भूल जाता है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है। और तीसरा जो सिनेरियो में दिया होगा कि ऑल्टर मूड एंड बिहेवियर। तो ये जो तीनों चीज़ें होती हैं हमें अल्जाइमर डिजीज़ की तरफ लेके जा रही होती हैं। अब इसकी पैथोजेनेसिस के अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि इसके अंदर हमारे पास अल्फा एंड बीटा अमालाइड बेसिकली जिसमें ये कह लो कि प्रोटीन इंक्लूजन हो रही होती है ना, वो अल्फा बीटा प्लाक्स होते हैं और टॉप प्रोटीन्स होती हैं।
ये नहीं भूलना टॉप प्रोटीन्स, जो मेरे प्रॉफ का एमसीक्यूज था उसके अंदर उन्होंने टॉप प्रोटीन्स मेंशन की हुई थी। तो अल्फा बीटा एमाइलाइड्स और टॉप प्रोटीन्स, ये दो चीज़ें हैं जो हमें अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर मिल रही होती हैं। अब अगर इसकी हम लोग इसकी आ जाएँ इसमें मॉर्फोलॉजी के अंदर, तो मॉर्फोलॉजी के अंदर हम इसके जो दो कीवर्ड्स होते हैं वो होते हैं न्यूरेटिक प्लैक्स और न्यूरोफिब्रिली टैंगल सॉरी। हम लोग मॉर्फोलॉजी डिस्कस करें तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक मिलता है हमें न्यूराइटिक प्लैक्स और नंबर सेकंड पे होती है हमारे पास न्यूरोफिब्रिली टैंगल्स। इट्स नॉट ट्रायंगल, इट्स टैंगल्स। अगर हम लोग इनकी डेफिनेशन करें तो न्यूरेटिक प्लैक्स क्या होते हैं, ये सेंट्रल अमाइलॉइड कोर होता है सराउंडेड बाय डिस्ट्रॉफिक न्यूराइड्स, और इसमें माइक्रोग्लाया और एस्ट्रोसाइट्स होते हैं ना, वो पेरिफेरी पे प्रेजेंट होते हैं। और अगर न्यूरोफिब्रिली टैंगल्स की बात करें तो बेसोफिलिक फिलामेंट्स होते हैं सराउंडेड बाय न्यूक्लियस। और अगर हम लोग इसकी बात करें क्या कहते हैं अल्जाइमर डिजीज की ग्रॉस अपीयरेंस की, ये तो हमने माइक्रोस्कोपिकली देख लिया ना, माइक्रोस्कोपिकली हमें दो चीज़ें मिल गई। अब हम लोग डायरेक्ट इसकी बात करें ग्रॉस की, तो हमें इसमें ना हमें सेरिब्रल एट्रोफी मिलती है, सेरिब्रल एट्रोफी। तो हमें सेरिब्रल एट्रोफी किसमें मिल रही होती है, अल्जाइमर डिजीज के अंदर मिल रही होती है। और अल्जाइमर डिजीज का ट्रीटमेंट वो एस इनहिबिटर्स होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास डिजीज है पार्किंसन डिजीज, इंपॉर्टेंट डिजीज। पार्किंसन डिजीज का बेसिकली आता होता है ट्राइएड। फिर आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। अच्छा, अब इसके ना ट्राइएड में भी, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले ट्राइएड बताया, इसी तरीके से इसके ट्राइएड में भी ना हमारे पास तीन चीज़ें आ रही होती हैं। अच्छा, मैं ट्राइएड हमेशा ऐसे ही लिखती हूँ ताकि ना मुझे याद करने में आसानी रहे और इस तरह याद भी रहती है। एक तो मैंने इसमें ट्रेमर्स मिलते हैं, और ट्राइएड समझ भी आता है कि तीन चीज़ें हैं तो ट्रायंगल बना के लिख दो। एक ट्रेमर होते हैं, एक हमें इसमें ब्रेडी काइनेजिया मिल रहा होता है, ब्रेडी काइनेजिया, और नंबर 3 पे मिलता है कॉगविल रिजिडिटी। आप लोगों ने न्यूरो में पढ़ा होगा, जो हमारे पास रिजिडिटी होती है ना वो दो तरह की होती है, एक लेड पाइप रिजिडिटी होती है और एक कॉगविल रिजिडिटी होती है। तो जो हमारे पास पार्किंसन में हमें मिलती है कॉगविल रिजिडिटी, और इसकी पैथोजेनेसिस में वही के पार्क 1 में उसमें आ जाती है, म्यूटेशन आ जाती है पार्क 1 में, पार्क एन में और अल्फा साइन्यूक्लिन के अंदर। इसकी माइक्रोस्कोपिकली हमें 3 पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। एक होता है हमारे पास लिवी बॉडीज, एक होता है लिवी न्यूराइड्स, और थर्ड वन इज न्यूरोनल डिजेनरेशन हमें मिल रही होती है, न्यूरोनल डिजेनरेशन। न्यूरल डिजेनरेशन में क्या होता है कि जो हमारी पिगमेंटेशन होती है ना, पिगमेंटेड न्यूरॉन्स होते हैं उनको हम लॉस कर देते हैं, लॉस हो जाते हैं, लॉस ऑफ पिगमेंटेड न्यूरॉन्स एज ए न्यूरोनल डिजेनरेशन। लिवी न्यूराइड्स क्या होते हैं कि डिस्ट्रॉफिक न्यूरोनल प्रोसेसेस विद अल्फा साइन्यूक्लिन एग्रीगेट्स। और लिवी बॉडीज क्या होती हैं, ये इओसिनोफिलिक इंक्लेन हो जाती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। इसे बस आप लोगों ने यही बातें याद करनी है। बस एक लास्ट चीज़ हमारे पास रहेगी, वो है हंटिंगटन डिजीज। तो हंटिंगटन डिजीज के अंदर आप लोगों ने याद रखना कि इसमें हाइपर काइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर है, हाइपर काइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर, बस इसकी यही बात याद रखने की, हाइपर काइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर। इसमें ना पेशेंट ऐसा पेयर करता है कि वो डांसिंग लाइक मूवमेंट कर रहा है। मेरे प्रॉफ में एमसीक्यू था कि पेशेंट अब डांसिंग लाइक मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, बताओ कौन सा है, तो वो था हंटिंगटन डिजीज।